गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो आप सभी? बेटा जल्दी से बताओ कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। चलो जल्दी से बता दो बेटा, ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। चलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ममता बोल रही 200 रैंक आई है मेरी, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वॉइस स्लो है बेटा, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इतने पास से बोल रहा हूं। इससे ज्यादा नहीं हो सकती। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी को गुड इवनिंग, वेरी गुड वेरी गुड। 25 रैंक, ये 3-4 लोगों की आई है 25 रैंक। कोई बात नहीं निरंजन, कोई बात नहीं। अबे देख लिया करो ये तुम लोग। चलो कोई बात नहीं, इस बार जिसने नहीं दिया वो नेक्स्ट टाइम जरूर देना, ठीक है। चलो, हाँ तो जो भी गलतियां इस बार की हैं तुमने टेस्ट में, उन गलतियों से सीखो और उसके बाद उनको इम्प्रूव करो और उसके बाद फिर टेस्ट दो, ठीक है। टेस्ट तो हर वीक ही होना है, और अभी एएलपी वालों का टेस्ट आएगा कल, है ना। चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। चलो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज जो हमने लास्ट जो टेस्ट दिया है, उस टेस्ट के डिस्कशन को यहां पे रखा है। हर क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आप उस कंटेंट को तैयार कर चुके हो। कई चीजें मैंने वही दी जो हमने पढ़ी, ठीक है भाई। और ऑब्वियस ही बात है, वो सारे के सारे तुम्हारे पीवाईक्यूज थे। मतलब ऐसा भी नहीं कि मैंने कोई क्वेश्चन बनाया हो। मुझे लगा कि एग्जैक्टली पीवाईक्यू देना चाहिए, ताकि आपको आइडिया रहे कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सब कवर हो जाएगा, डोंट वरी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चंस गलत होने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब देखो बेटा ध्यान से, तो अब हमारे पास टेस्ट का डिस्कशन है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मुझे लगता है डिस्कस करने चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने उस टाइम पर डिस्कस नहीं किए थे, इसलिए मैंने वो टेस्ट में डाल दिए, ताकि टेस्ट के बहाने ही सही वो डिस्कशन में आ जाएंगे, ठीक है। चलो, तो सभी लोग फटाफट से देखो बेटा, जो लोग भी अभी फ्री क्लासेस ले रहे हैं उन सभी के लिए अभी अपॉर्चुनिटी है। 799 का है हमारा एटीएम बैच। सारे फैकल्टी मेंबर्स आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करवाएंगे इस 799 में, सारे फैकल्टी मेंबर्स। पर अगर आपको लगता है कि नहीं हमें तो सिर्फ जीके की करनी है तैयारी, तो जीके के लिए एक इंडिविजुअल कोर्स है 299 का, आप इसको ले सकते हो, जहां पे मैं ही ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके सारी चीजें यहां पर कवर करने वाला हूं। और इसी तरीके से कवर करने वाला हूं कि जहां थ्योरी की जरूरत है वहां थ्योरी करवा दी, ताकि क्वेश्चंस फटाफट से सॉल्व हो जाए। और जहां लग रहा है कि बेसिक फैक्ट्स की जरूरत है तो वहां बेसिक फैक्ट्स बता दिए। मतलब अल्टीमेटली इससे तैयारी तुम्हारी जबरदस्त हो जानी, मतलब एवरेज से मास्टर बनने की जो जर्नी है वो इसी तरह से चलती है बेटा। तो एक बार क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर ऐप पर जाकर, अगर आपको लगता है कि सिर्फ जीके आपको खरीदना है, तो 299 का अभी ऑफर प्राइस चल रहा है, आप खरीद सकते हो, बाद में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो अभी देखो सबसे पहले, बिल्कुल बिल्कुल कौशिक, बिल्कुल करवाएंगे करंट अफेयर्स भी, ठीक है, डोंट वरी। अभी देखो टीम से सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, और टाइमिंग्स जो है थोड़ा सा सेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि इंटरनेट का कोई इशू इस टाइम पर नहीं है, ठीक है। चलो,
रीजनिंग की क्लास की कोई इशू रहा होगा, टेक्निकल इशू हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे टीचर्स ऐसे हैं कि अगर कोई चीज आपकी मिस भी होगी ना बाई चांस किसी दिन, तो वो नेक्स्ट डे या नेक्स्ट सेशन में वो अच्छे से कवर करवा ली जाती है। ठीक है, मैंने खुद ने भी तो यही देखा कि भाई जिस दिन हमारा सेशन मिस हुआ तो उस सेशन की जगह हमने थोड़ा ज्यादा टाइम बढ़ा दिया या फिर दोबारा सेशन ले लिया। तो ऐसी लोड लेने वाली कोई बात नहीं है, सब यहां पर एथिकल काम हो रहा है। चलो देखो अब इधर पे, अब फालतू की बातें नहीं भाई, अब फालतू की बातें नहीं, इधर देखो सेशन खराब हो जाएगा अदरवाइज। तो ध्यान से देखो, अभी जो जो मुझे लगेगा क्वेश्चन थोड़ा टफ है और तुम्हें नहीं आया वो मैं यहां डिस्कस करूंगा। अदरवाइज टेस्ट को अटेम्प्ट करते जाओ, जिन्होंने टेस्ट वहां अटेम्प्ट नहीं किया यहां अटेम्प्ट कर लो फटाफट से। ठीक है, जल्दी देखो बेटा। ठीक है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन है विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस सॉ द स्प्लिट बिटवीन द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट इन 1907। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम पंथियों और गरम पंथियों के बीच में विभाजन हुआ? जल्दी से जवाब दो इसका। चलो बहुत बढ़िया, सूरत का सेशन 1907 में, तुम सबको मालूम है। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से इसको डिटेल में कवर किया है और हमें याद है कि ये क्यों हुआ। ये क्यों हुआ? क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट लोगों को, गरम दल के नेताओं को, एक्सट्रीमिस्ट लोगों को चाहिए थी चेयरमैनशिप, अध्यक्षता चाहिए थी किसी एक सेशन की इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो चेयरमैनशिप का पूरा खेल था। लाला लाजपत राय को चेयरमैनशिप चाहिए थी, नहीं मिल रही थी, 2-3 बार से एक तरीके से गोलीबाजी की जा रही थी, है ना, टाला जा रहा था चीजों को। एक्सट्रीमिस्ट का पेशेंस लूज हो गया 1907 के उस सेशन में, जहां पे रास बिहारी घोष को सेशन का अध्यक्ष बनाया। और उसके बाद ध्यान से देखो, उसके बाद फिर यहां पर मार पिटाई हो गई क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने अपना पेशेंस लूज कर दिया। बिल्कुल ठीक है बेटा। चलो कोई बफरिंग नहीं हो रही बेटा, अगर हल्की एक आधी सेकंड की हुई है तो उसे बफरिंग कंसीडर मत किया करो, थोड़ा रिफ्रेश कर लिया करो। ठीक है, चलो बिल्कुल बढ़िया, स्ट्रेंथ आ रही है नेटवर्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर तुम्हें मालूम है ये सूरत यहीं पर है, गुजरात में कोस्टल सिटी है सूरत। और तुम सबको मालूम होगा सूरत जो है हीरे के व्यापार के लिए जाना जाता है बच्चों। सूरत शहर फेमस है डायमंड के ट्रेड के लिए, हीरे के व्यापार के लिए सूरत शहर को जाना जाता है। ठीक है, चलो अब देखो बेटा ध्यान से, हु स्टार्टेड द न्यूज़पेपर केसरी? ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया? देखो बेटा, केसरी न्यूज़पेपर की शुरुआत की है बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में। 1881 में, वो भी एग्जैक्टली 4 जनवरी, 4 जनवरी को 1881 में इन्होंने केसरी न्यूज़पेपर निकाला। केसरी न्यूज़पेपर की जो लैंग्वेज थी बच्चों वो थी मराठी, मराठी भाषा में छपता था ताकि जितने भी मराठी रीडर्स हैं उन तक बात को पहुंचाया जा सके। ठीक है, उन तक बात को पहुंचाया जा सके। पर एक चीज याद रखना, ये केसरी न्यूज़पेपर तो मराठी भाषा में छपता था, बाल गंगाधर तिलक ने एक न्यूज़पेपर और निकाला हुआ था, वो था मराठा, वो मराठा था। और वो जो मराठा न्यूज़पेपर है वो छपता था इंग्लिश में, मराठा छपता था इंग्लिश में। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, केसरी मराठी में, केसरी मराठी में और मराठा इंग्लिश में। तो जो मराठी रीडर्स हैं उनके लिए केसरी न्यूज़पेपर था अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए, और अगर बाल गंगाधर तिलक को अपने इंग्लिश रीडर्स तक कोई बात पहुंचानी थी तो उसके लिए उन्होंने मराठा न्यूज़पेपर चालू किया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, क्लास की टाइमिंग चेंज होगी और जो कन्वीनियंट टाइम होगा बेटा क्लास के हिसाब से वो रखा जाएगा। अदरवाइज तुम 350-400 लोग हो, कैसे पॉसिबल हो जाएगा कि हर किसी के हिसाब से रख दिया जाए, है ना। तो जो क्लास के लिए कन्वीनियंट है वो किया जाएगा। चलो देखो, तो मराठा न्यूज़पेपर इंग्लिश में, केसरी मराठी में, और ये दोनों ही न्यूज़पेपर को छापने की जो जिम्मेदारी थी वो एक ट्रस्ट के ऊपर थी, उसका नाम था, अगर किसी को मालूम है तो बताओ, केसरी मराठा ट्रस्ट। केसरी मराठा ट्रस्ट जो है इन दोनों न्यूज़पेपर्स को छापता था, केसरी मराठा ट्रस्ट। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेवोल्यूशनरी वॉज इन्वॉल्व इन दी अलीपुर बॉम्ब केस ऑफ 1908? भाई अब देखो यहां पे ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल अलग है, ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, अब यहां पर कहानी है, अब यहां पर कहानी है, बिल्कुल शांत हो जाओ कमेंट सेक्शन में, ध्यान से देखो इधर पे। विच रेवोल्यूशनरी वॉज इन्वॉल्व इन दी अलीपुर बॉम्ब केस ऑफ 1908? अब मैं तुम्हें बताता हूं,
वेस्ट बंगाल में यानी बंगाल में उस जमाने में, मैं बात कर रहा हूँ 1902 की, उस जमाने में तो बंगाल का विभाजन भी नहीं हुआ था, बंगाल का पार्टीशन नहीं हुआ था, पूरा बंगाल एक ही था, चाहे बिहार हो, आज का झारखंड हो, आज का उड़ीसा हो, आज का वेस्ट बंगाल हो, आज का बांग्लादेश हो, आज का पूरा नॉर्थ ईस्ट हो, सब पूरा बंगाल था, राजधानी कलकत्ता थी। तो 1902 में बच्चों, 1902 में एक संस्था बनाई गई बंगाल में। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा कमल, जो भी पीवाईक्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली इन प्रैक्टिस सेशंस में आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली वो होते जाएंगे, ठीक है, अलग से नहीं, इन्हीं का पार्ट है वो पीवाईक्यूज भी। तो 1902 में वेस्ट बंगाल में यानी बंगाल में उस वक्त एक संस्था बनाई गई, अनुशीलन अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति हिंदी में भी देखो, कोई भी नाम होता है ना तो वो हिंदी में भी सेम होता है, इंग्लिश में भी सेम होता है, तो ये मत बोलना सर हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में लिख दो। अबे नाम लिखना नहीं आता क्या तुम लोगों को? तुम यार इतने बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अनुशीलन समिति ये 1902 में बने। अब अनुशीलन समिति को दो लोगों ने बनाया था, एक तो थे जतिंदर नाथ बनर्जी, जतिंदर नाथ बनर्जी, एक तो इन्होंने बनाया, और इनके साथ मिलकर बनाया बरिंद्र कुमार घोष, बरिंद्र कुमार घोष, बरिंद्र कुमार घोष। इन दो लोगों ने मिलकर अनुशीलन समिति बनाई, और अनुशीलन समिति में जितने भी लोग शामिल थे, इंक्लूडिंग जतिंदर नाथ बनर्जी और बरिंद्र कुमार घोष, ये सब लोग जो है एक्सट्रीमिस्ट किस्म के थे। किस तरह के थे? एक्सट्रीमिस्ट किस्म के थे। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अरे भैया कहां बफरिंग हो रही है बे? एक आधा सेकंड के लिए होते हैं, तुम ससुरे पागल हो जाते हो। देखो ध्यान से, हाँ क्लियर है, क्लियर है, नो बफरिंग। चलो देखो बेटा, ध्यान से देखो, अनुशीलन समिति जतिंद्र नाथ बनर्जी और बरिंद्र कुमार घोष ने बनाई थी 1902 में। और अनुशीलन समिति में जितने भी लोग थे, जितने भी लोग थे 40 45 50 लोग, वो सब एक्सट्रीमिस्ट थे, और ऐसे एक्सट्रीमिस्ट जो ऐसी तैसी कर दें ढंग से अंग्रेजों की, और की भी है। मैं आपको बताता हूं कैसे। अनुशीलन समिति 1902 में जो बनी, इन दोनों ने जो बनाई, इन्होंने अपने दो मेंबर्स को, यंग मेंबर्स थे बिल्कुल, नए लड़के, बिल्कुल नए लड़के थे, उनका एक का नाम था खुदीराम बोस। ध्यान से देखो बेटा, खुदीराम बोस, सिर्फ 18 साल के, 18 साल के थे खुदीराम बोस। और एक थे प्रफुल्ल चाकी, 19 साल का लड़का है, प्रफुल्ल चाकी। तो अनुशीलन समिति ने क्या किया, इन दो बंदों को चुना, खुदीराम बोस को और प्रफुल्ल चाकी को। बेसिकली इन दोनों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, इन दोनों को ये जिम्मेदारी दी गई, ध्यान से देखो, ये जिम्मेदारी दी गई इन दोनों को कि भाई तुमको एक ब्रिटिश अधिकारी को मारना है। कहानी सुनो ध्यान से, इन दोनों को ये जिम्मेदारी दी गई कि तुमको एक ब्रिटिश अधिकारी को मारना है, ब्रिटिश ऑफिसर को मारना है। उस बंदे का नाम है, उस ब्रिटिश अधिकारी का नाम है, वो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है बिहार के मुजफ्फरपुर में। उस टाइम तो बिहार मतलब बंगाली होता था, तो प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट यानी एक सरकारी अधिकारी था, उसका नाम था डोगलस। ध्यान से देखो बेटा, डोगलस किंग्सफोर्ड, किंग्सफोर्ड। तो डोगलस किंग्सफोर्ड जो है, डोगलस किंग्सफोर्ड जो है प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट था मुजफ्फरपुर का। कहां का था बच्चों? बिहार में जगह है मुजफ्फरपुर, लीची के लिए बड़ी फेमस है, तुम लोगों ने सुना भी होगा मुजफ्फरपुर की लीची। तो बिहार में मुजफ्फरपुर का प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट था डोगलस किंग्सफोर्ड। और ये ससुरा बहुत ही कमीना आदमी था। कमीना इसलिए बोल रहे हैं कि वो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था ना, स्वदेशी और बहिष्कार मूवमेंट, उस टाइम पर बेटा पीडीएफ वगैरह सब भेज दी गई है, टीम को भेज दी गई है, टीम ने अपलोड भी कर दी होगी, एक बार अच्छे से चेक करना, ठीक है। डोगलस किंग्सफोर्ड जो है प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट है मुजफ्फरपुर का, पर ये बहुत ही कमीना आदमी है। क्यों? क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट जब हुआ था, स्वदेशी और बहिष्कार मूवमेंट, उस टाइम पर इसने जो हमारे विद्रोही थे उनके साथ बहुत हार्श टेक्निक्स अपनाई थी उनको पनिश करने के लिए। कई सारे इसके हत्थे चढ़ गए थे, तो उनको इसने बहुत ज्यादा परेशान किया था। तो अनुशीलन समिति के जो मेंबर्स हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इस ससुरे को टपकाना है, इस ससुरे को टपकाना है, और टपकाने की जिम्मेदारी दी खुदीराम बोस को और प्रफुल्ल चाकी को। 18 साल का एक लड़का है, एक 19 साल का है। इन दोनों को बॉम्ब लेके भेजा अनुशीलन समिति के बंदों ने, बोला तुम दोनों जाओ, बॉम्ब लेके जाओ
और इसकी जो गाड़ी है, इसकी गाड़ी पर बॉम्ब मारना है ताकि ये उड़ जाए। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, बच्चों ध्यान से देखो, 30 अप्रैल 30 अप्रैल को 1908 में 30 अप्रैल 1908 में मौका देखकर डॉगलस किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बॉम्ब फेंका। ये ससुरा तो बच गया, इसी के जानने पहचानने वाली 2 लेडीज जो हैं वो बॉम्ब से उड़ गई, अंग्रेज लेडीज थी, वो बॉम्ब से उड़ गई। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। तो 30 अप्रैल 1908 को इन दोनों ने बॉम्ब फेंके, और बॉम्ब फेंकने के बाद डॉगलस किंग्सफोर्ड तो बच गया, जिसको मारना था वो तो ससुरा बच गया, पर उसके साथ जो 2 महिलाएं थी वो जो है वो मारी गई वहां पर। अब जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया कि 2 लौंडे जो हैं वो बॉम्ब मार के चले गए, वो भी ब्रिटिश अधिकारी के ऊपर, इतने बड़े अधिकारी के ऊपर जिसमें महिलाएं मर गई। तब क्या हुआ, खुदीराम बोस तो अंग्रेजों के हत्थे चढ़ गए, तो इनको तो हैंग कर दिया गया भाई, फांसी पे चढ़ा दिया गया इनको तो डेथ सेंटेंस दे दी गई, फांसी पे चढ़ा दिया गया, हैंग कर दिया गया। प्रफुल्ल चाकी जो है इनके हत्थे नहीं चढ़े, पर प्रफुल्ल चाकी ने कुछ दिनों बाद आत्महत्या कर ली, इन्होंने सुसाइड कर लिया। इस तरीके से जब अंग्रेजों ने पूरी की पूरी जांच पड़ताल की कि ये किसके बंदे थे, किसने इनको भेजा था, तो पता चला कि अनुशीलन समिति जो बंगाल में एक तरीके से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, क्रांतिकारी गतिविधियां करती थी, उस संस्था के ये बंदे थे। तो अनुशीलन समिति के जितने भी मेंबर्स थे उन सब पर एक्शन हुआ, उन सब पर बंगाल के अलीपुर जिला न्यायालय में, यानी सेशन कोर्ट में, ध्यान से सुनो बेटा, अलीपुर बंगाल में एक जगह है कोलकाता के पास ही, तो अलीपुर सेशन कोर्ट में इनके पूरे ऊपर, ये जो अनुशीलन समिति के जितने भी मेंबर्स है, 35 से 38 लोग, 35 से 38 लोगों के ऊपर, 35 से 38 लोगों के ऊपर केस चला और इन्हीं को पनिशमेंट मिली। 35 से 38 लोगों में, अब मैं आपको बताऊं, ये जो बरिंद्र कुमार घोष है ना बच्चों, बरिंद्र कुमार घोष जिन्होंने अनुशीलन समिति बनाई थी 1902 में, ये औरबिंदो घोष के भाई थे। अब मुझे एक बात बताओ, इनमें से फिर किसको पनिशमेंट मिलेगी? बरिंद्र कुमार घोष के साथ साथ किसको मिली? औरबिंदो घोष। ये भी एक्सट्रीमिस्ट थे, वो उनसे भी ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे। तो औरबिंदो घोष को यहां पर शामिल किया गया है, यहां पर इनको भी पनिशमेंट मिली, क्योंकि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में, इस पूरे केस में ये भी शामिल थे, अपने भाई के साथ शामिल थे। ठीक है भाई, ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। बफरिंग तो है ही नहीं यार, क्या बफरिंग कर रहे हो? कोई बफरिंग नहीं है बेटा, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया आ रही है, स्क्रीन मेरे सामने चल रही है ना, कोई बफरिंग नहीं है। चलो बेटा, अब देखो, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर मुझे बताओ, कहानी सबको समझ में आई? यस और नो? स्टोरी समझ में आई तो रिस्पॉन्ड करो। अब तुम्हें समझ में आ गया कि अलीपुर बॉम्ब केस क्या है 1908 का? सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो, यस और नो। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं कंटिन्यू, टेंशन ना लो। अब अगला सवाल, हु एस्टैब्लिश्ड द इंडियन होम रूल लीग इन 1916? अब बेटा यहां पर एक बहुत बढ़िया फैक्ट है, यहां पर बहुत बढ़िया फैक्ट है, सभी लोग ध्यान से देखो। पीडीएफ अगर नहीं अपलोड हुई है तो मैं आज अपलोड करवा दूंगा, आज वेट करो, ठीक है, पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। ये क्वेश्चन था तुम्हारे टेस्ट में कि हु एस्टैब्लिश्ड द इंडियन होम रूल लीग इन 1916? इंडियन होम रूल लीग, सिर्फ होम रूल लीग की बात नहीं हो रही है। अगर सिर्फ होम रूल लीग की बात होती ना बेटा, तो फिर 2 लोग शामिल होते, फिर इसमें 2 लोग शामिल होते, पर यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है इंडियन होम रूल लीग किसने एस्टैब्लिश किया 1916 में? तो इसका जवाब है बाल गंगाधर तिलक। इसका जवाब क्या है बच्चों? बाल गंगाधर तिलक। अब मैं तुम्हें होम रूल लीग मूवमेंट का सारा किस्सा बता देता हूं, 5 मिनट लगेंगे और उसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन होंगे फिर तुम आराम से कर जाओगे। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। होता क्या है कि 1916 में 2 लोग हैं यहां पर, एक का नाम है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है बेटा, एक का नाम है बाल गंगाधर तिलक, एक का नाम है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, मैं आप सबको एक चीज बता दूं कि ये जो एनी बेसेंट है ना बच्चों, ये बाई बर्थ तो ब्रिटिश है ना, जन्म से ही अंग्रेज हैं, पर इन्होंने अपनी जिंदगी का काफी बड़ा हिस्सा आयरलैंड में बिताया। वहां पर ये मानव अधिकार की एक तरीके से एक्टिविस्ट रही हैं,
ठीक है, और कार्यकर्ता रही हैं वहां पर, इन्होंने काफी काम किया आयरलैंड में। और फिर जब इनको लगा कि इन्हीं के भाई बंधु अंग्रेज हिंदुस्तान में लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हिंदुस्तान में लोगों का शोषण कर रहे हैं, तो यहां पर ये इंडिया आ गई। और 1890s में ये इंडिया आई, इंडिया आती इन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, आईएनसी को ज्वाइन कर लिया। अब क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जो हैं, इन दोनों ने 1916 में मिलके, अच्छा ये आईएनसी में शामिल हुई तो ये तो थी मॉडरेट यानी नरम दल की नेता, काम और कंपोज्ड तरीके से काम करती थी, ये तो मॉडरेट थी। ये भाई खतरनाक आदमी है, ये है एक्सट्रीमिस्ट, एकदम गरम दल के नेता। तो इन दोनों के कामकाज करने में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस था, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस था। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखो, इन दोनों के कामकाज करने में बहुत डिफरेंस था। तो होता यह है कि 1916 में इन दोनों ने बोला कि यार मूवमेंट हमें एक ही चलाना है, पर हमारे काम करने के तरीके अलग हैं। तो ऐसा करते हैं कि सेम मूवमेंट आप अलग से चलाओ, सेम मूवमेंट मैं अलग से चलाता हूं, ना आपकी मेरे साथ बनेगी ना मेरी आपके साथ बनेगी, ठीक है भाई। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि हमारा गोल एक है, हमारा आंदोलन एक है, होम रूल लीग मूवमेंट, होम रूल लीग आंदोलन, हमारा आंदोलन एक है, पर हमारे रास्ते अलग होंगे, क्योंकि आपका काम करने का तरीका अलग, मेरा काम करने का तरीका अलग। तो इन्होंने डिसाइड कर लिया दोनों ने, और पूरे भारत में अपने अपने एरिया छांट लिए कि मैं इस एरिया में संभालूंगा, मैं इस एरिया में संभालूंगी इस आंदोलन को। तो एक ही आंदोलन है, दो लोग संभाल रहे हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीकों से। अब बात यह है कि सर ये होम रूल लीग मूवमेंट है क्या? देखो बेटा, होम रूल लीग मूवमेंट जो है, तुम्हें नाम से ही समझ में आना चाहिए, होम रूल, होम मतलब घर, रूल मतलब शासन, तो घर का शासन, मतलब ये दोनों ही लोग ये कहना चाह रहे हैं, अब ध्यान से सुनो, ये दोनों लोग क्या कहना चाह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई ब्रिटेन हमारे ऊपर अभी आज के टाइम में शासन कर रहा है, हम मानते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि भाई ब्रिटेन की तरफ से हमारे लिए कानून बन के आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिटेन की तरफ से हमारे लिए कानून बन के आए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिटिश संसद जो है, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, हमारे लिए कानून बनाए, हमारे लिए संविधान बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर हमें इतनी आजादी दी जाए कि हम उस संविधान को खुद से इंप्लीमेंट कर पाए। यानी हम यहां पर आधी आजादी मांग रहे हैं, हम यहां पर आधी आजादी मांग रहे हैं, और इसे हम कहते हैं हाफ स्वराज, आधा स्वराज मांग रहे हैं। स्वराज मतलब खुद का शासन, घर का शासन। तो हम पूरा शासन नहीं मांग रहे कि संविधान भी हम बनाएंगे, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हम बनाएंगे, उनको इंप्लीमेंट भी हम करेंगे, हम ये नहीं बोल रहे। हम क्या बोल रहे हैं कि ब्रिटेन में बैठे बैठे ब्रिटिश संसद हमारे लिए कानून बनाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर कानून इंप्लीमेंट करने की पावर, कानून को लागू करने की जो शक्ति है, दैट शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियंस, वो इंडियंस के कंट्रोल में होनी चाहिए। यानी आप कानून बनाओ, कानून को लागू हम करेंगे। यानी वायसरॉय भारत का होना चाहिए, वायसरॉय एक भारतीय होना चाहिए, आर्मी का जनरल भारतीय होना चाहिए, जितने भी सिविल सेवक हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, वो भारतीय होने चाहिए, जितने भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अफसर हैं वो भारतीय होने चाहिए, जितने भी अकाउंटेंट्स हैं, क्लर्क्स हैं, वो सब भारतीय होने चाहिए। यानी भारत में अगर अंग्रेज शासन करना चाहते हैं तो शासन करें, बस कानून बनाए, हमें कानून बनाए हमारे लिए, कानून इंप्लीमेंट करने का काम हमें दे दे। यानी आधा स्वराज तो दे दो, आधी आजादी तो दे दो, प्रशासन तो हमारे हाथ में दे दो, एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारे हाथ में दे दो, संविधान बनाने का काम अपने पास रखो। ये बोल रहे हैं, ये समझ में आया बेटा? ये बोल रहे हैं ये लोग यहां पर, ठीक है। अब देखो इनका, अब तुम्हें समझ में आ गया डिमांड क्या है, इनकी डिमांड क्या है तुम्हें पता चल गई, ठीक है। इनकी डिमांड क्या है तुम लोगों को बहुत बढ़िया से पता चल गई है बच्चों। अब ध्यान से देखो, इन्होंने इसी डिमांड के लिए अब अलग अलग टाइम पे अपना मूवमेंट चलाया। भाई बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने डिसाइड किया कि देखो हमारे तरीके अलग, हमारा एरिया अलग, भले गोल हमारा एक ही है, आंदोलन हमारा एक ही है, तो ऐसा करते हैं आप अलग चलाओ एनी बेसेंट जी, मैं अलग चलाता हूं। तो इन्होंने बोला बाल गंगाधर तिलक ने कि देखो जब हमारे मूवमेंट एक ही है भले ही, पर हम दो लोग चला रहे हैं, तो हमारा नाम भी थोड़ा सा अलग अलग होना चाहिए मूवमेंट का। तो बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि देखो मैं तो सोच रहा हूं कि मैं इंडियन होम रूल लीग रख लूं, इंडियन होम रूल लीग मूवमेंट, इंडियन होम रूल लीग मूवमेंट। तो एनी बेसेंट ने बोला ठीक है, आप अगर इंडियन लगा रहे हो होम रूल लीग में, मैं सिंपली होम रूल रख लेती हूं, कोई दिक्कत नहीं, मैं होम रूल लीग मूवमेंट रख लेती हूं, सिंपल, ठीक है। होम रूल लीग मूवमेंट मैं रख लेती हूं, आप इंडियन होम रूल लीग मूवमेंट रख लो, कोई दिक्कत नहीं।
दूसरी बात, बाल गंगाधर तिलक ने अपना जो आंदोलन है वो थोड़ा पहले चालू कर दिया। इन्होंने अपना आंदोलन चालू कर दिया बच्चों अप्रैल में ही, 1916 के अप्रैल के महीने में ही चालू कर दिया। अप्रैल 1916 में शुरू कर दिया और इन्होंने शुरू किया पुणे से। पुणे से बेटा ये देखो, ये है पुणे, ये इधर मुंबई है, इधर मुंबई, मुंबई के जस्ट सामने ये है पुणे महाराष्ट्र में। उस जमाने में पूना कहा जाता था। तो पुणे से इन्होंने शुरू कर दिया मूवमेंट को। और अब एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, तुम बताओ ध्यान से। सरोज बिल्कुल डिस्कस करेंगे क्या प्रोसेस था, बिल्कुल बताऊंगा। अभी ध्यान से देखो अमित, अमित ये जो स्टैटिक जीके वगैरह का बैच है, अगर रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हो तो इसी में हो जाएगा 299 वाले में, ठीक है? 299 वाले में ही हो जाएगा, अलग से कुछ नहीं, इसी में हो जाएगा। देखो बेटा, अब तुम मुझे एक बात बताओ, क्या अकेला आदमी हिंदुस्तान के आज के महाराष्ट्र में, आज के मध्य प्रदेश में, आज के कर्नाटक में, और उस जमाने में एक एरिया होता था मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में, बरार, ये एरिया होता था बरार, इसे क्या बोलते थे बच्चों? बरार। ध्यान से देखो, तो इन्होंने आज के महाराष्ट्र, आज के कर्नाटका, आज के मध्य प्रदेश और आज का ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है जिसे बरार बोलते हैं, यहां पर इतने इलाके पर, बेटा ध्यान से देखो, इतने इलाके पर इन्होंने मूवमेंट संभाला, इतने इलाके पर इन्होंने मूवमेंट संभाला बच्चों, इन्होंने इतने इलाके पर मूवमेंट संभाला, ठीक है? ये पूरा मूवमेंट जो रेड कलर से मैं मार्क करूं एरिया, ये बाल गंगाधर तिलक ने अपने अंडर ले लिया। और रेस्ट ऑफ द इंडिया एनी बेसेंट के पास था। रेस्ट ऑफ द इंडिया यानी बचा हुआ इंडिया एनी बेसेंट के पास था। ध्यान से देखो, बिल्कुल 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 ध्यान से देखो बेटा, भगत सिंह वाला जो टॉपिक है वो आगे आएगा, टेंशन न लो, अभी नहीं किया, अभी नहीं किया है, ठीक है? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो पूरे राष्ट्र के लेवल पर, पूरे कंट्री के लेवल पे ज्यादातर इलाका एनी बेसेंट ने संभाला। बाल गंगाधर तिलक ने वहां वहां एरिया संभाला जहां उनकी पकड़ थी। मराठी थे तो जहां जहां मराठी लोग हैं वहां पर इन्होंने संभाल लिया। तो अब मुझे एक बात बताओ, 4 इलाके हैं यहां पर। एक तो महाराष्ट्र वाला एरिया, ठीक है? बातें नहीं बेटा, बातें नहीं। महाराष्ट्र वाला एरिया, कर्नाटक वाला एरिया, आज का कर्नाटक वाला एरिया, उसके बाद बरार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे बरार, और आज जिसे हम मध्य प्रदेश बोलते हैं उसे उस जमाने में बोलते थे मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत, ठीक है? मध्य प्रांत। तो इन 4 इलाकों में इन्होंने मूवमेंट चलाया, पुणे से शुरू किया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अकेला आदमी इतने बड़े इलाके पर मूवमेंट चला सकता है? भाई साथियों की जरूरत तो लगेगी, साथियों का सपोर्ट तो लगेगा। तो 2 लोगों ने हमारे बाल गंगाधर तिलक को सपोर्ट किया। एक तो थे बच्चों, ध्यान से देखो, एक तो थे एनसी केलकर, नरसिम्हा चिंतामन केलकर, एनसी केलकर, एक तो ये थे इनके सपोर्ट में, नरसिम्हा चिंतामन केलकर। तुम लोग एग्जाम में पूरा नाम याद करके नहीं जाओगे, एनसी केलकर ही याद करके जाओगे। वो तो मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम कहीं अपना टाइम वेस्ट मत करो इंटरनेट पर सर्च करके कि इसका पूरा नाम क्या है। नरसिम्हा चिंतामन केलकर, एग्जाम में एनसी केलकर ही आएगा। एक तो ये थे, इनको तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने आंदोलन का बना दिया सचिव, सेक्रेटरी बना दिया। इन्हें तो क्या बना दिया भाई लोग? सेक्रेटरी, कि आप तो मेरे आंदोलन के सेक्रेटरी बन जाओ, सेक्रेटरी के तौर पे इस आंदोलन को संभालो। और एक थे अपने इंडियन क्रिश्चियन थे, एक भारतीय ईसाई थे। बेटा ध्यान से देखो, पिंकू एनी बेसेंट एक ब्रिटिश लेडी थी जिन्होंने आयरलैंड में बहुत ज़्यादा सोशल एक्टिविज्म किया, यानी समाज को सुधारने का काम किया। और जब इनको लगा हिंदुस्तान में अंग्रेज हिंदुस्तानियों को परेशान कर रहे हैं तो हमारी मदद के लिए हिंदुस्तान आ गई 1890 के दशक में और कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया और अब हमारी मदद कर रही है ये, ठीक है? बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर हमारी मदद कर रही है। तो एनसी केलकर सचिव बने बाल गंगाधर तिलक के मूवमेंट के। और एक हमारे इंडियन क्रिश्चियन थे जोसेफ बाप्टिस्टा, जोसेफ बाप्टिस्टा, इन्हें काका बाप्टिस्टा भी बोलते थे, निकनेम इनका था काका बाप्टिस्टा, काका बाप्टिस्टा। तो जोसेफ बाप्टिस्टा इंडियन ही है, क्रिश्चियन है बस। तो जोसेफ बाप्टिस्टा को बनाया गया प्रेसिडेंट इस पूरे मूवमेंट का। सिर्फ बाल गंगाधर तिलक का जो मूवमेंट है इंडियन होम रूल लीग, उसका इन्हें प्रेसिडेंट बना दिया गया, यानी अध्यक्ष बना दिया गया, और सचिव बना दिया गया एनसी केलकर को। अब 3 लोग, बाल गंगाधर तिलक और ये दोनों मिलकर इस पूरे आंदोलन को चला रहे हैं। पर अगर बहुत सारे लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना है तो पब्लिक मीटिंग करके तो बहुत ज्यादा लोगों तक अपना मैसेज नहीं पहुंचा सकते। मुझे एक बात बताओ, सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, मुझे ये बताओ
कि अगर बहुत सारे लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है तो उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं है, तो किस चीज का इस्तेमाल किया जाएगा ज्यादातर लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए? जल्दी बताओ, कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा मास लेवल पर अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए? जल्दी बताओ बेटा। पत्रिका, वेरी गुड सुनील। न्यूज़पेपर, बिल्कुल प्रीतिमोय, बिल्कुल सरोज, बहुत बढ़िया। प्रशांत, गगन, शाबाश। तो न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, अखबार और पत्रिकाएं। तो इन्होंने दो न्यूज़पेपर्स का सहारा लिया, और ये वही न्यूज़पेपर्स है जिनकी अभी हमने बात की। एक तो केसरी, केसरी छपता था मराठी में, ठीक है, और दूसरा था मराठा, वो छपता था अंग्रेजी में, मराठा इंग्लिश में। तो इन दोनों न्यूज़पेपर्स के सहारे इन्होंने अपने आंदोलन को फैलाया। तो ये तो हो गया बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग, इंडियन होम रूल लीग मूवमेंट। अब एनी बेसेंट की तरफ आते हैं बच्चों। एनी बेसेंट ने जो मूवमेंट चालू किया वो अप्रैल 1916 से 3-4 महीने लेट चालू किया। यानी इन्होंने जो मूवमेंट चालू किया बच्चों, इन्होंने मूवमेंट चालू किया सितंबर 1916 में, सितंबर 1916 में। और इन्होंने कहां से शुरू किया? देखो, इन्होंने शुरू किया मद्रास, चेन्नई के पास एक जगह है अडियार। बेटा कहां से चालू किया? याद रखो, अडियार से। चेन्नई के पास, मद्रास के पास जगह है अडियार। तो अडियार से, अडियार मद्रास, यहां से इन्होंने अपना मूवमेंट चालू किया। अडियार से, जैसे उन्होंने पुणे से किया था, और पूरे भारत को संभाला इन्होंने, पूरे भारत में इस आंदोलन को संभाला, अडियार से चालू किया। भाई एक बात बताओ, पूरे भारत में अगर ये मूवमेंट चला रहे तो इनको भी तो साथियों की जरूरत लगेगी, इनको भी तो साथियों की जरूरत लगेगी। तो इनके भी 3 साथी हैं यहां पर जो इनको असिस्ट कर रहे हैं, जो इनकी सहायता कर रहे हैं इस मूवमेंट को चलाने में। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रहा है, अगले टेस्ट में दे दूंगा, पीवाईक्यूज में आए हुए हैं इसलिए बता रहा हूं। ध्यान से देखो, सितंबर 1916 में, सितंबर 1916 में 3 लोग इनको साथ दे रहे हैं यहां पर। एक तो है, ध्यान से देखो, जॉर्ज अरुंडेल। जॉर्ज अरुंडेल ये आयरिश हैं, यानी आयरलैंड के इंसान हैं, ये हिंदुस्तान में है। क्यों? क्योंकि जॉर्ज अरुंडेल ने हमारे उस जमाने की एक क्लासिकल डांसर हुआ करती थी रुक्मिणी देवी। तो जॉर्ज अरुंडेल ने, हमारी क्लासिकल डांसर थी उस जमाने में रुक्मिणी देवी, उनसे शादी कर ली थी, तो ये उनके पति हो गए। तो हमारी रुक्मिणी देवी जो क्लासिकल डांसर थी, उन्होंने आयरिश सिटीजन से शादी की, जॉर्ज अरुंडेल से, और फिर रुक्मिणी देवी हो गई रुक्मिणी देवी अरुंडेल, रुक्मिणी अरुंडेल। और उनकी और एनी बेसेंट की अच्छी दोस्ती थी, रुक्मिणी अरुंडेल और एनी बेसेंट की अच्छी दोस्ती थी। और अब एनी बेसेंट की ही जो अच्छी दोस्त हैं रुक्मिणी अरुंडेल, उनके हस्बैंड जॉर्ज अरुंडेल इनकी हेल्प कर रहे हैं। उसके अलावा एक थे सीपी रामस्वामी अय्यर, सीपी रामस्वामी अय्यर। देखो पूरा नाम जानने की कोशिश भी मत करना क्योंकि याद तो रहेगा नहीं, पर अगर तुम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें नाम अभी बता देता हूं, याद रखने की जरूरत नहीं है। चेत्तुपट्टू पट्टाभिरमन रामस्वामी अय्यर, चेत्तुपट्टू पट्टाभिरमन रामस्वामी अय्यर, ठीक है। तो सीपी रामस्वामी अय्यर इनके सपोर्ट में थे। और एक थे बीपी, एक सीपी एक बीपी, जॉर्ज अरुंडेल बेस्ट फ्रेंड के इनके हस्बैंड हैं। सीपी चेत्तुपट्टू पट्टाभिरमन रामस्वामी अय्यर, बोमनजी पश्तूनजी वाडिया। ध्यान से देखो बेटा, बोमनजी बोमनजी पश्तूनजी वाडिया, ये पारसी थे। तो सीपी और बीपी याद रखना, सीपी ने हेल्प की, बीपी ने हेल्प की, और जॉर्ज अरुंडेल, ठीक है, अपनी दोस्त के जो हस्बैंड है उन्होंने हेल्प की। इन 3 लोगों ने एनी बेसेंट को सपोर्ट किया, और इन्होंने भी आंदोलन को फैलाने के लिए न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स का सहारा लिया। तो इन्होंने जिन न्यूज़पेपर्स और मैगजीन का सहारा लिया, बेटा ध्यान से देखो, इन्होंने जो न्यूज़पेपर और मैगजीन का सहारा लिया वो थे, एक तो न्यूज़पेपर है न्यू इंडिया, न्यू इंडिया है ना, इनके इंग्लिश में ही थे, यही नाम थे और इंग्लिश में थे, क्योंकि ये खुद इंग्लिश है, इनको हिंदी थोड़ी आती है, इंग्लिश। और दूसरा इनका एक न्यूज़पेपर था कॉमनवील, कॉमनवेल्थ नहीं पढ़ना उसको, कॉमनवील। बच्चों क्या है कॉमनवील? यानी जनता का कल्याण, वेलफेयर ऑफ पब्लिक, इसका मतलब होता है जनता का कल्याण। तो ये भी इंग्लिश में छपता था, कॉमनवील और न्यू इंडिया। इस तरीके से इन्होंने भी आंदोलन शुरू कर दिया, अपने इन न्यूज़पेपर्स वगैरह के थ्रू मैसेज पहुंचाने शुरू कर दिए। अब मुझे बताओ तुम्हें ये सारा कंटेंट समझ में आया कि नहीं? यस और नो, यस और नो। समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो, ठीक है, जल्दी से। इतने डिफिकल्ट नाम नहीं है बेटा, ये बस साउथ के नाम है, वहां के लोगों के लिए कॉमन होते हैं,
हम नॉर्थ के तो हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, सेम उन्हें भी दिक्कत होती है कि जब नॉर्थ के नाम देखते होंगे। चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो क्वेश्चन हो गया हमारा, 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने, पर इंडियन होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, हु अमंग दी फॉलोइंग लीडर्स वाज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, या हिंदी में बोल देते हैं ग्रैंड, यहां पे इसको पढ़ना है ग्रैंड, ठीक है, थोड़ा वोकैब ठीक रखना अपनी, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ठीक रखना। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये कहा गया है हमारे सीनियर मोस्ट मेंबर को, हमारी आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर मोस्ट मेंबर दादा भाई नौरोजी। क्योंकि ये सीनियर मोस्ट मेंबर थे हमारे, इसीलिए इनको बोला जा रहा है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप तुम लोगों ने अटेम्प्ट किया बढ़िया से, ठीक है, बहुत बढ़िया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसका जवाब दो भाई, इसका जवाब दो अगर मालूम है तो। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, हिंदी में भी इसका मतलब ही यही है, देखो यहां पे भी लिखा हुआ है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। 1901 में लिखी इन्होंने किताब, 1901 में लिखी, और 1901 में इस किताब को लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है मैं बताता हूं। उस टाइम पे अंग्रेज क्या कर रहे थे, हमारे यहाँ की धन दौलत को लूटकर, हमारे यहाँ की धन दौलत को लूटकर इंग्लैंड ले जा रहे थे। इंग्लैंड में औद्योगिकरण आया हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, नई नई इंडस्ट्री सेटअप कर रहे थे और नई नई चीजें बना रहे थे। तो वो इंडस्ट्री सेटअप करने में हमारा ही पैसा लग रहा था, यानी हिंदुस्तान की दौलत को यहां से ले जाते और अपनी इंडस्ट्रीज में लगाते, इन्वेस्ट करते। तो ये दादा भाई नौरोजी को बात समझ में आ गई थी, तो इन्होंने किताब लिख दी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसमें इन्होंने बोला कि किस तरह से अंग्रेज किस तरह से हमारे धन के निकास को सफल बना रहे हैं। अंग्रेज जो हैं, अंग्रेज हमारे भारत के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। किस तरह से ये हमारे भारत के संसाधनों का, रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। अंग्रेज हमारे भारत के संसाधनों का शोषण कर रहे हैं और ब्रिटेन में अपने उद्योगों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उद्योगों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी यहां से सारा पैसा ले जाकर वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वहां फायदा हो। यहां ऐसी तैसी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें। तो ये जो हमारे पैसे का इस्तेमाल अंग्रेज अपना इंग्लैंड में जाके कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में जाके कर रहे हैं, इसी को बोला गया है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, इसी किताब में दादा भाई नौरोजी ने ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बताई है। धन का निकास सिद्धांत, धन का निकास सिद्धांत इसी बुक में है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि किस तरह से अंग्रेज हमारे पैसे को यहां से ले जा रहे हैं और अपने वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कल को जब जाएंगे तो हमारा सारा पैसा जा चुका होगा जब तक ये जाएंगे। तो याद रखो, ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी धन का निकास सिद्धांत, धन का निकास सिद्धांत, धन का निकास सिद्धांत, ये दादा भाई नौरोजी ने दिया है अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। तो दादा भाई नौरोजी, याद रखना बच्चों, 1901 में इन्होंने किताब लिखी थी और ये थ्योरी भी उसी टाइम पर दी है। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वही बोला कि भाई इनको क्या लग रहा था, दादा भाई नौरोजी को लग रहा था, दादा भाई नौरोजी वॉज थिंकिंग दैट ब्रिटिशर्स या ब्रिटिश वर एक्सप्लॉइटिंग आर रिसोर्सेज, they were bringing those resources to London, ठीक है, they were taking out those resources to London and they were investing them into their industries। ठीक है बेटा, वहां पर इंडस्ट्रीज में ये इन्वेस्ट कर रहे थे। तो ये 1901 की बात है जब दादा भाई नौरोजी ने इस तरह की बात लिखी। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। चलो अच्छा, सुभाषीष बोल रहा है कि सर मैंने पढ़ा था नेशनल होम रूल। नेशनल, वो जो सिंपली जो होम रूल लिखा ना हमने, उसका मतलब नेशनल होम रूल ही है, क्योंकि पूरे देश में वही संभाल रही थी, बाल गंगाधर तिलक लिमिटेड एरिया में संभाल रहे थे। ठीक है, चलो बेटा ध्यान से देखो, बेटा ध्यान से देखो, सबको वॉइस क्लियर है ना? चलो, तो ये जो बुक है, ये बुक है मैंने बताया आपको कि 1901 में लिखी है। ठीक है, और ये थ्योरी भी उस टाइम इस किताब में ही आई है। अब देखो, हु फाउंडेड दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमसे नहीं हुआ होगा,
ये तुमसे नहीं हुआ होगा, ध्यान से देखो बेटा, अगर हुआ है तो अच्छी बात है, ज्यादातर लोगों ने नहीं पढ़ा था हमारे सेशन में तो नहीं हुआ होगा, मैं ये उम्मीद मान रहा हूं। देखो, हु फाउंडेड दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में किसने स्थापित की? मैं आपको बताता हूं, ये स्थापित की हमारे गोपाल कृष्ण गोखले ने, जिन्हें गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु माना जाता है। इन्होंने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई है बच्चों पुणे में। कहां पर हुई है? पुणे में। ध्यान से देखो, ये इधर मुंबई, इधर पुणे, तो पुणे में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की है गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। और एक चीज और बताता हूं, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी शुरुआत एक अपनी पुरानी संस्था को छोड़कर की है। इसको एस्टैब्लिश करने के चक्कर में इसको एस्टैब्लिश करने के चक्कर में उन्होंने अपनी पुरानी संस्था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी उसको छोड़ दिया, ठीक है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को छोड़ दिया इसको एस्टैब्लिश करने के चक्कर में, इसको छोड़ दिया इन्होंने और इसको बना दिया, इसको छोड़ दिया और इसको बना दिया, इसके मेंबर बन गए। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में बनी थी, ये 1884 में बनी थी, और इसको बनाने वाले 3 लोग थे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को बनाने वाले थे एक तो महादेव गोविंद रानाडे, मैंने तुम्हें पहली क्लास में बताया था इनके बारे में कि ये उन 12 लोगों में शामिल थे जिन्होंने कांग्रेस बनाई थी। एक थे अपने गोपाल गणेश अगरकर, जीजी अगरकर बोलते हैं, जीजी अगरकर, गोपाल गणेश अगरकर, इन्होंने बनाई थी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी मिलकर। और एक थे अपने बाल गंगाधर तिलक, इन 3 लोगों ने मिलकर इसको बनाया था। पर 1905 में इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बना दी जिसमें खुद भी फाउंडर थे। बाद में इन्होंने स्टैब्लिश की सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का काम क्या था? प्रमोट करना था काम, और इन्होंने किया भी, इन्होंने प्रमोट किया बच्चों, इन्होंने प्रमोट किया किस चीज को? एजुकेशन की फैसिलिटी होनी चाहिए हिंदुस्तान में, बहुत बढ़िया, इन्होंने ये प्रमोशन किया। इन्होंने ये प्रमोशन किया कि यहाँ पे हेल्थ केयर का ध्यान रखा जाना चाहिए। हेल्थ केयर मतलब लोगों की जो स्वास्थ्य, लोगों का जो स्वास्थ्य है, चाहे वो अपना शारीरिक स्वास्थ्य है या फिर मेंटल स्वास्थ्य है, यानी दिमागी जो स्वास्थ्य है उसका ध्यान रखा जाना चाहिए, हेल्थ केयर। उसके अलावा प्रमोट किया इन्होंने सैनिटेशन, साफ सफाई होनी चाहिए, आसपास के इलाके में साफ सफाई होनी चाहिए। तो एजुकेशन, हेल्थ केयर और सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर और सैनिटेशन, देखो ध्यान से, तो एजुकेशन, हेल्थ केयर और सैनिटेशन पे इन्होंने ध्यान दिया, इनके ऊपर फोकस किया। उसके अलावा इन्होंने फाइट लड़ी किसके अगेंस्ट? दे फॉट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट इन्होंने भी लड़ाई लड़ी है, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ने भी अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी है और प्रमोट किया अच्छी एजुकेशन को, अच्छे स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को और साफ सफाई को। तो ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का काम था, यानी सामाजिक सुधार करना, शिक्षा के संबंध में सुधार करना, अंग्रेजों को इतना मजबूर कर देना कि वो काम करें। तो 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय बाल गंगाधर तिलक, बोल रहा हूँ, गोपाल कृष्ण गोखले, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर लीविंग डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी विच वाज सेट अप इन 1884, and it was set up by Mahadev Govind Ranade, Gopal Ganesh Agarkar and Bal Gangadhar Tilak. And the objective of Servants of India Society was to promote the education, healthcare and sanitation. Whereas this society fought against untouchability. सबको समझ में आया तो रिस्पॉन्ड करो बेटा, सभी लोगों को समझ में आ रहा है? चलो, निकनेम नहीं बेटा, निकनेम नहीं, ठीक है। तो ये हो गया सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो अब हमारे पास यहां पर देखो, हु फाउंडेड दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच प्रोमिनेंट लीडर ज्वाइंड द मुस्लिम लीग इन 1930 गिविंग इट अ सिग्निफिकेंट बूस्ट? भाई देखो 1913 में किस लीडर ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया? आगा खां, ठीक है, आगा खां, मोहम्मद इकबाल, शौकत अली, अपना मोहम्मद अली जिन्ना। भाई आगा खां तो मुस्लिम लीग वाला है ना, मुस्लिम लीग को
फाउंड करने वाला, मुस्लिम लीग का फाउंडर है ये तो, मुस्लिम लीग का फाउंडर है। जो फाउंडर है उसको क्या मुस्लिम लीग ज्वाइन करने की पड़ी है भाई? वो तो फाउंडर है मतलब तभी से मेंबर है। तो ये तो मुस्लिम लीग का फाउंडर था, इसको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, वो तो ऑलरेडी ज्वाइंड है। मोहम्मद इकबाल नहीं, पर मोहम्मद इकबाल को जाना किस लिए जाता है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा 1904 में इन्होंने लिख दी थी ये जो पोएम है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इन्होंने ही लिखा था मोहम्मद इकबाल। बाकी बाद में जाके थोड़े अच्छे नहीं रहे, बताएंगे, डिस्कस करेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा उन्होंने ही लिखा था 1904 के। और शौकत अली, तुम जानते हो मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, ये खिलाफत मूवमेंट से रिलेटेड है। आगे पढ़ेंगे हम खिलाफत मूवमेंट वगैरह, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट, ठीक है बेटा। और मोहम्मद अली जिन्ना जो है, मोहम्मद अली जिन्ना कमीनों में कमीना, ठीक है, इसने 1913 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया था। उससे पहले ये आईएनसी में था, इंडियन नेशनल कांग्रेस में था, इंडियन नेशनल कांग्रेस में था बच्चों, ठीक है, ध्यान से देखो। तो मोहम्मद अली जिन्ना इंडियन नेशनल कांग्रेस में था 1913 में, 1913 से पहले मुस्लिम लीग 1913 में इसने ज्वाइन की। और इसके ज्वाइन करने के बाद ही मुस्लिम लीग ने अलग अलग रंग दिखाए हैं, वो आगे तुम्हें पता चलता जाएगा किस तरह के अलग अलग रंग दिखाए हैं, देखो भाई ध्यान से। तो ये हो गया हमारा आंसर, मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में कांग्रेस छोड़ के मुस्लिम लीग में आ जाता है। हु प्रिसाइडेड ओवर द फाउंडिंग सेशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना सत्र की अध्यक्षता किसने की? भाई 4 लोगों ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, आगा खां, सलीमुल्लाह खां, मोहसिन उल मुल्क, वकार उल मुल्क। पर जो 1906 में जो सेशन हुआ, 1906 में जो सेशन हुआ फाउंडिंग सेशन, यानी जिस साल वो बनी उस साल जो सेशन हुआ, उसका अध्यक्ष था आगा खां। आगा खां पहला प्रेसिडेंट था, पहला प्रेसिडेंट था, पहले सेशन का पहला प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग के, जो 1906 में ही हुआ है, ठीक है, तो आगा खां। फिर उसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन, ये तो तुम बता सकते हो, व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? जल्दी से इसका जवाब दो, जल्दी से इसका जवाब दो बेटा, जल्दी से इसका जवाब दो, जल्दी बताओ। व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? बिल्कुल, शिक्षित भारतीयों के बीच नागरिक और राजनीतिक संवाद के लिए एक मंच बनाना, बहुत बढ़िया। एजुकेटेड लोगों को सेटिस्फाई करना था, उनसे बातचीत करके मामला एकदम सेट करना था, तो आंसर है ए। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट अटेंड द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885? ये मैंने तुम्हें बताया है और तुमने टेस्ट में अटेम्प्ट भी किया होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा नेता 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में शामिल नहीं हुआ था? तुम सबको मालूम है पहला सत्र कब शामिल, पहला सत्र हुआ ही कब है? पहला सत्र हुआ है 28 दिसंबर 1885, है ना, हम ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके हैं। और इस सेशन के हेड थे, अध्यक्ष थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और तुम सब अच्छे से जानते हो कि इस पहले सेशन में 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और तुम ये भी जानते हो कि ये सेशन हुआ कहाँ, ये सेशन हुआ गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, ठीक है भाई, तुम ये सब जानते हो। तो ये पहले सेशन में कौन शामिल नहीं था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्योंकि तुम सबको मालूम है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस नहीं, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की सेशन को अटेंड कर रहे थे कलकत्ता में, जो इनकी अपनी पार्टी थी, इनकी और आनंद मोहन बोस। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैलकाटा सेशन अटेंड कर रहे थे, कैलकाटा सेशन अटेंड कर रहे थे, ठीक है। इस चक्कर में ये नहीं आ पाए, पर आनंद मोहन बोस को तो इन्होंने भेज ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन्स वाज फेमसली एसोसिएटेड विद द स्वदेशी मूवमेंट? जल्दी बताओ इसका जवाब, जल्दी इसका जवाब दो। ये तो आता है, अब ये वाला तो आता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्लोगन्स वाज फेमसली एसोसिएटेड विद द स्वदेशी मूवमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा नारा स्वदेशी आंदोलन से प्रसिद्ध था? बहुत बढ़िया, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और तुम सब जानते हो वंदे मातरम एक संस्कृत कविता है, संस्कृत पोयम है, और ये संस्कृत पोयम लिखी गई थी 1875 में, और इसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने लिखा इसको। और भले ही 1875 में लिखा इसे, पर यह पहली बार जनता के बीच में आई 1882 में,
1882 में एक किताब आती है आनंद मठ, इनकी एक नोवेल थी, इनका एक उपन्यास था आनंद मठ, सन्यासी विद्रोह पर आधारित, सन्यासियों के विद्रोह पर आधारित, सन्यासियों के विद्रोह पर आधारित था, सन्यासियों के विद्रोह पर आधारित। ठीक है, 1882 में पब्लिक के सामने आई पहली बार, क्योंकि इन्होंने अपनी नोवेल, अपना उपन्यास आनंद मठ में इस कविता को डाल दिया। और पहली बार 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैलकाटा सेशन चल रहा था, कलकत्ता में 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन चल रहा था, बहुत बढ़िया। इसी सेशन में गुरुदेव ने, गुरुदेव तुम सब जानते हो रविंद्रनाथ टैगोर, अच्छा इनका असली नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर। अब अंग्रेजों को ठाकुर तो बोलना आता नहीं था, टैगोर 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 करते रहते थे, तो इनका नाम पड़ गया टैगोर। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस सेशन में, कलकत्ता सेशन में, ध्यान से देखो बेटा क्या बोल रहा हूं मैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 के कलकत्ता सेशन में इसको पहली बार गाया है, पहली बार गाया है इसको, वंदे मातरम को पहली बार पब्लिकली, पहली बार गाया गया 1896 के कलकत्ता सेशन में। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको गाया था। और इस टाइम पे कलकत्ता सेशन का जो अध्यक्ष था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता सेशन 1896 का जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष का नाम है बच्चों, अध्यक्ष का नाम है रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी, रहीमतुल्ला। देखो उस टाइम के जो हमारे मुस्लिम मेंबर्स थे ना, बहुत बढ़िया थे यार, बहुत बढ़िया, रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी, बहुत बढ़िया लोग थे, सारे नहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे थे, सारे तो नहीं हो सकते, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बढ़िया थे। तो रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी ये हमारे अध्यक्ष थे आईएनसी के 1896 में, जब पहली बार गुरुदेव ने इसको पब्लिकली गाया सेशन के दौरान। तो याद रखना यह है वंदे मातरम की पूरी कहानी, और बाद में तो इसे वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के तौर पर अपना लिया गया। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, जब सुभाष चंद्र बोस आएंगे तो बिल्कुल पढ़ाएंगे, त्रिपुरी सेशन, हरिपुरा सेशन, वो सारी चीजें पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, उनसे ही रिलेटेड है। ये देखो, वेयर वॉज महात्मा गांधी ह्यूमिलिएटेड इन साउथ अफ्रीका विच बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन हिज फ्लाइट अगेन, इन हिज फ्लाइट बोल रहा हूं, फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को कहां अपमानित किया गया था, जो नस्लीय भेदभाव के खिलाफ उनकी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। मैंने तुम लोगों को बताया था डिटेल में, नेटल से जा रहे थे प्रिटोरिया, बीच में एक स्टेशन आया था पीटर मैरिसबर्ग, वहां पर उनकी कॉलर पकड़ के उनको ट्रेन से धक्का मार के निकाल दिया था, वहीं पर हुई थी उनकी पर्सनल बेइज्जती। बिल्कुल बिल्कुल, पीटर मैरिसबर्ग, प्रिटोरिया और पीटर मैरिसबर्ग में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आंसर शुड बी सी, सी आंसर क्या होगा बेटा, पीटर मैरिसबर्ग, पीटर मैरिसबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये पीटर मैरिसबर्ग यहां पर है, देखो बेटा ये डरबन शहर था, इसी डरबन में नेटल था, इसी डरबन में नेटल था, तो नेटल तो ये हो गया, और यहां पर थी बच्चे प्रिटोरिया, ये कौन सा शहर था, प्रिटोरिया। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में था यहां पर पीटर मैरिसबर्ग, पीटर मैरिसबर्ग, यहां पर इनको फेंका गया था ट्रेन से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ एन इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट, बताओ जल्दी से बताओ, ध्यान से ध्यान से। अरे कॉलर क्यों नहीं होगा यार, क्या बात कर रहे हो, सूट बूट में आदमी पहना हुआ है, क्या बात कर रहे हो, कॉलर नहीं होगा उसमें, जल्दी जल्दी बताओ। चलो बहुत बढ़िया, जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल 1888 का जो सेशन हुआ था आईएनसी का, 1888 का जो आईएनसी सेशन हुआ है इलाहाबाद में, मैंने पढ़ा था, इलाहाबाद में जो सेशन हुआ था ये थे जॉर्ज यूल, जॉर्ज यूल। ठीक है, बहुत बढ़िया, इलाहाबाद सेशन 1888 का। ठीक है,
उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू जॉइन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ इसका जवाब। चलो ध्यान से देखो 1915 और मैंने तुम्हें डेट भी बताई थी 9 जनवरी 1915 को गांधी जी हिंदुस्तान लौटे थे, और आज इसी 9 जनवरी को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, नॉन रेसिडेंट इंडियन डे, NRI डे, प्रवासी भारतीय दिवस, और हर 2 साल में एक बार मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये तो हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द होम रूल लीग? अब बताओ इसका जवाब क्या है, ये हम पढ़ चुके हैं, जल्दी बताओ। 2015 बोलने वाले भी ध्यान से देखो 2015 भाई, जो तू पी के आया वो मेरे को भी पिलाना यार, ठीक है? 2015 चलो देखो ध्यान से, तो ये इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, बिल्कुल। ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन, सेल्फ गवर्नेंस विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द होम रूल लीग मूवमेंट अलॉन्ग विद बाल गंगाधर तिलक? निम्नलिखित में से किस नेता ने बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल लीग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अब तो बता सकते हो भाई, अब बता सकते हो, जल्दी से इसका जवाब दो। बाल गंगाधर तिलक का साथ किसने दिया होम रूल लीग मूवमेंट में? बहुत है बढ़िया, एनी बेसेंट। अब तो देखो खटाखट किए जा रहे हो सवालों को, शाबाश। अपार्ट फ्रॉम केसरी, विच अदर न्यूज़पेपर डिड बाल गंगाधर तिलक स्टार्ट? बाल गंगाधर तिलक ने केसरी के अलावा और कौन सा अखबार शुरू किया? अब भी बता सकते हो, ये भी बता सकते हो, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, और कौन सा न्यूज़पेपर था केसरी के अलावा? बिल्कुल बी, बहुत है बढ़िया, बी, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यूज़पेपर वॉज फाउंडेड बाई एनी बेसेंट टू सपोर्ट द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया? भारत में होम रूल आंदोलन का समर्थन करने के लिए एनी बेसेंट ने किस समाचार पत्र की स्थापना की? जल्दी बताओ बेटा, इन्होंने कौन सा न्यूज़पेपर चलाया? बताओ। ए, इनका न्यूज़पेपर, एनी बेसेंट का बे। दूसरे पगले लोग इंडियन ओपिनियन बोल रहा है कोई तो। यहां पे देखो ध्यान से, न्यू इंडिया चलाया इन्होंने, न्यू इंडिया। मैंने बताया था एक तो न्यू इंडिया और दूसरा कॉमनवील, न्यू इंडिया एंड कॉमनवील। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक चीज और है, छोटा सा है, 5 मिनट का, और इसको खत्म करते हैं। द लखनऊ पैक्ट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन विच 2 पॉलिटिकल एंटिटीज? लखनऊ समझौता किन 2 राजनीतिक संस्थाओं के बीच एक समझौता था? इसको और समझ लेते हैं, फिर इसको यहां पे खत्म करते हैं, आई गेस खत्म ही हो जाएगा। बिल्कुल देखो ध्यान से, जल्दी देखो बेटा, ये एक नई चीज है जो आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? ध्यान से देखो, अब रुक जाओ, अब थम जाओ, अपने कमेंट्स को रोक दो भाई, 5 मिनट के लिए रुक जाओ बस। चलो देखो, अब मजा आएगा तुमको, देखो इधर पे क्या होता है। 1916 में होम रूल लीग मूवमेंट तो पहले हो गया, हम लोगों ने 1916 का होम रूल लीग मूवमेंट पढ़ लिया। अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट है 1916 का लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता। तो 1916 के 2 इवेंट्स वो आज हमने यहां पे कर लिए। 1915 तक तो हमने पहले से कर रखा था, है ना, कल तक कर लिया था। अब 1916 के 2 इवेंट्स भी आज हो जाएंगे। एक तो हो गया होम रूल लीग, ये लखनऊ पैक्ट है। बेटा देखो होता क्या है कि पहली और आखिरी बार ऐसा हुआ कि लखनऊ में यह लखनऊ अपना उत्तर प्रदेश की कैपिटल है बच्चों, लखनऊ, ये यहां पर। तो लखनऊ में पहली बार क्या हो रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एक साथ बैठक हो रही है, जॉइंट सेशन है, कंबाइंड सेशन है, संयुक्त बैठक है। ध्यान से देखो, पहली बार 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का एक जॉइंट सेशन हो रहा है।
संयुक्त संयुक्त बैठक है। अब तुम बोलोगे सर संयुक्त बैठक की क्या जरूरत पड़ गई, वो भी पहली बार भी और आखिरी बार भी है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में पहली बार मीटिंग हो रही है, एक साथ मीटिंग हो रही है। और ऑब्वियस ही बात है, अगर यार बैठक है, कोई सेशन है, ज्वाइंट सेशन है, भले ही ज्वाइंट सेशन है, पर सेशन का कोई ना कोई तो अध्यक्ष बनेगा, कोई ना कोई तो प्रेसिडेंट बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना भाई, कोई ना कोई प्रेसिडेंट बनेगा। तो प्रेसिडेंट बनेगा, तो प्रेसिडेंट बना कौन, या तो आईएनसी का बंदा बने या मुस्लिम लीग का बंदा बने। तो देखो यहां पर प्रेसिडेंट कौन है, यहां प्रेसिडेंट है अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार यहां पर सेशन के प्रेसिडेंट हैं। बेसिक बात यह है कि अंबिका नाम पे मत जाना, ओए तुम लोग, अंबिका नाम पे मत जाना, कि लेडी नहीं है, ये लेडा है, ठीक है, लेडी नहीं है, लेडा है, समझ रहे हो ना भाई, आदमी है, आईएनसी का मेंबर है। ध्यान से सुनो, अंबिका चरण मजूमदार जो है ये लखनऊ के इस जॉइंट सेशन के हेड हैं, जॉइंट सेशन के हेड है बच्चों, ध्यान से देखो। और इस सेशन में, इस जॉइंट सेशन में दो डील होती हैं, दो समझौते होते हैं। कौन कौन से दो समझौते हैं, ध्यान से देखो, दो समझौते कौन से हैं। एक समझौता तो होता है आईएनसी के अपने ही अंदर, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच में, नरम दल के और गरम दल के नेताओं के बीच में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच में एक डील होती है यहां पर, ठीक है, मैं बताता हूं कौन सी डील है। और एक दूसरी डील होगी, दूसरा समझौता होगा यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। बस ये और देखते हैं, 2 मिनट का और है फिर खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो, ये कौन बोल रहा है बे, फट से शॉट, ये क्या सीन है भाई, हाँ ये कैसी बातें कर रहे हो तुम। देखो ध्यान से, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में क्या डील हुई है, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में क्या डील हुई, देखो तुम सबको मालूम है एक्सट्रीमिस्ट लोगों को 1907 के सूरत सेशन के बाद से बाहर निकाला हुआ है आईएनसी से, है ना भाई, आईएनसी से बाहर निकले हुए हैं एक्सट्रीमिस्ट लोग, क्योंकि इन्होंने वहां कुर्सियां चला दी थी 1907 के सूरत सेशन में और अपने मॉडरेट्स के ऊपर, तो इनको कांग्रेस से बाहर निकाल दिया। और इनको भी लगा कि ये हमारी इज्जत नहीं कर रहे, हम देखो बाहर रह के क्या धज्जियां उड़ाएंगे अंग्रेजों की, और हम अपनी अपनी एकदम पकड़ बना लेंगे। तो कोई पकड़ नहीं बना पाए। 1907 से लेके 1916 तक इनको समझ में आ गया कि भाई कांग्रेस के बिना अपना एग्जिस्टेंस नहीं है, अपना अस्तित्व नहीं है। तो बाल गंगाधर तिलक एक्सट्रीमिस्ट के बिहाफ पर, बाल गंगाधर तिलक मॉडरेट्स के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक बोल रहे हैं कि सर देखिए 1907 में हमसे गलती हुई है। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो कि नरम दल के नेता और गरम दल के नेताओं के बीच में क्या हो रही है, मीटिंग हो रही है। बाल गंगाधर तिलक एक्सट्रीमिस्ट के बिहाफ पर, एक्सट्रीमिस्ट लोगों के तरफ से बोल रहे हैं मॉडरेट से कि देखिए हमसे 1907 में गलती हो गई, हम लोगों ने कुर्सियां वुर्सियां चलाई, उसके लिए हमें माफी चाहिए, और हम वादा करते हैं कि दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं होगी, हमें आईएनसी में शामिल कर लो प्लीज, हम का शामिल कर लो। समझ में आ रही है बात, क्योंकि 1907 से 1916 तक ये ऐसी भटक रहे हैं यार, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं। जब तक कांग्रेस में थे तो वैल्यू थी, यहां पर अब इनको पता चल गया कांग्रेस के बिना वैल्यू नहीं है, तो ये बोल रहे हैं कि हमें कांग्रेस में शामिल कर लो, जैसे आप लोग कहोगे हम वैसे चलेंगे, कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करेंगे, प्लीज हमें शामिल कर लो, ठीक है। तो ये मॉडरेट्स बोल रहे हैं शामिल तो कर लेंगे, तुम साला कुर्सी उर्सी तो नहीं चलाओगे, पिछली बार बहुत तोड़े थे तुम लोग हमको, ठीक है, इस बार अगर ऐसा करोगे फिर वादा करो। ये बोल रहे हैं वादा करते हैं सर कोई कुर्सी उर्सी नहीं चलेगी, जैसे आप कहोगे शांतिपूर्वक तरीके से वैसे आपकी बात मान ली जाएगी, बस हमका एक बार शामिल कर लियो, ठीक है। तो यहां पर मॉडरेट्स ने बोला ठीक है हम तुम्हें शामिल कर लेते हैं, पर इस वादे पर आप लोग किसी भी तरह के कोई बोल्ड डिसीजंस नहीं लोगे हमसे पूछे बिना, ठीक है भाई। ध्यान से देखो, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल बिल्कुल अजय, मैं बड़ा बड़ा लिखूंगा, टेंशन ना लो, बड़ा बड़ा लिखेंगे। तो ये इस तरह से मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में डील हो गई। तो एक समझौता तो ये हो गया, यानी 1907 में जो एक्सट्रीमिस्ट अलग हुए थे मॉडरेट से, वो आईएनसी में वापस शामिल हो गए। एक तो डील ये हो गई लखनऊ में, तो ये लखनऊ समझौता का एक पार्ट हो गया। अब लखनऊ समझौता का दूसरा पार्ट है जो सबसे मेन पार्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। अब इनके बीच में क्या डील है,
मुस्लिम लीग यहां पर भी वही रोना रो रही है, आने वाले टाइम में इलेक्शन आने वाले हैं मालिक, हमको सेपरेट सीट्स दे दो, हमें भी तो राजनीतिक अधिकारों का अधिकार मिला हुआ है, हमें भी तो अपने अपनी सीटों को पक्का करना है, हमें भी तो पॉलिटिक्स में आना है, हमें भी तो हमारी समाज के बारे में कुछ सोचना है, तो आप प्लीज हमारे लिए सीट रिजर्व करके दे दो। आईएनसी वाले बोल रहे हैं हम मर गए क्या, हम भी तो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं, तुम क्या अलग कुछ कर रहे हो, उल्टा तुम तो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनको भड़का रहे हो, तो कोई सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं मिलने वाले। बोल रहे हैं हम आपके हाथ जोड़ते हैं, जो आप कहोगे वैसा हम करेंगे, जैसे आपको सपोर्ट चाहिए हमसे वैसे सपोर्ट करेंगे। तब आईएनसी को लगा कि यार अगर ये ऐसे बोल रहे हैं तो फिर हमें इनके बारे में सोचना चाहिए। तो आईएनसी ने बोला देखो भाई, अगर हम तुम्हें सेपरेट इलेक्टोरेट्स देते हैं, पृथक निर्वाचन क्षेत्र देते हैं, पृथक निर्वाचन क्षेत्र देते हैं, सीटें देते हैं जहां पे तुम ही चुनाव लड़ोगे, तुम ही वोट डालोगे और तुम ही जीतोगे, तो इसके बदले हम तुमसे चाहते हैं हिंदू मुस्लिम की यूनिटी। हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को बर्बाद नहीं करोगे, एक बार कहीं तुम्हें सीट मिल गई और फिर तुम जो है छुट्टे सांड हो गए, वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। इन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी हम आपसे वादा करते हैं वो बनी रहेगी, आप बस हमें एक बार सेपरेट इलेक्टोरेट्स देके तो देखो। आईएनसी ने बोला ठीक है, हम तुम्हें सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे देते हैं, कुछ सीट जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पे फिक्स कर देते हैं, इसके बदले तुम वादा करोगे तुम यूनिटी नहीं टूटने दोगे, एकता नहीं टूटने दोगे हिंदू मुस्लिम की। उन्होंने वादा कर दिया क्योंकि उन्हें सीट चाहिए थी, इन्होंने सीट दे दिया क्योंकि उन्होंने वादा कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? इस तरीके से आईएनसी मान गई यहां पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए, जहां आईएनसी 1909 में भिड़ गई थी, अंग्रेजों से भिड़ गई थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स ना देने के लिए, यहां पे दे दिए। ये है इतिहास में एक बड़ी गलती, जो मुस्लिम लीग को सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल गए, क्योंकि इन्होंने अपने वादे की तो कर दी ऐसी तैसी, इन्होंने खूब भड़काया फिर मुसलमानों को। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यहां पर हमारा ये जो सेशन है यहां पर ये कवर हो गया। तो अब देखो लखनऊ पैक्ट का ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाओ, एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। लखनऊ समझौता किन दो राजनीतिक संस्थाओं के बीच समझौता था? जो ऑप्शन में अवेलेबल है उसके हिसाब से बताओ, जल्दी से, जल्दी से बताओ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसका जवाब दो, लखनऊ समझौता किन दो राजनीतिक संस्थाओं के बीच एक समझौता था? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो बेटा अगर इसी तरह से, जो लोग फ्री क्लासेस ले रहे हैं मैं उन सभी को बताना चाहता हूं, अगर इसी तरह से आपको जीके पूरी पढ़नी है, एवरेज से मास्टर बनना है, बढ़िया प्रैक्टिस, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, तुम ये मान के चलो हिस्ट्री में, ज्योग्राफी पॉलिटी उसमें और ज्यादा मजा आने वाला है, स्टैटिक जीके सब में मजा आएगा। तो 299 का कोर्स है, जितना जल्दी हो सके ले लो, ऑफर प्राइस चल रहा है, बाद में प्राइस इतना हो जाएगा तो आपको तकलीफ होगी, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो तो आज के लिए सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। बिल्कुल बिल्कुल, रिकॉर्डेड लेक्चर और पीडीएफ अगर तुम्हें नहीं दिख रही है तो हम अपलोड करवा देते हैं, डोंट वरी। चलो, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, सब कहानियां हैं। ठीक है, चलो बिल्कुल यूपीएससी का फाउंडेशन तो तैयार हो ही जाएगा, है ना, नींव मजबूत हो जाएगी, यूपीएससी देने लायक भी हो जाओगे, बाकी पढ़ना अलग से पड़ेगा थोड़ा उसके लिए। राज सिंह सोमवंशी, चलो 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 चलो, बैकअप वगैरह सब मिलेगा, सारी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, सब मिलेंगे, टेंशन ना लो। थैंक यू विक्रम, थैंक यू। चलो बेटा गायब हो जाओ अभी, नहीं नहीं कुछ नहीं छूट रहा है, जो बिल्कुल इररेलेवेंट होगा वही छूटेगा, अदरवाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ छूटने वाले नहीं है हम। ठीक है, सब कुछ कवर होगा। चलो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।